जब शिक्षक से मिलता है तो शिक्षक कहता है ये 5 किताबें हमें इस विषय में पढ़नी हो। फिर कुछ बची हुई बातचीत होती है तो क्लास के नोट्स पढ़ते हैं। बहुत से सोर्स है सर। मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले ये जो सारी दुनिया का बोझ है इसको कैसे कम करें और किस तरीके से इस यूपीएससी में बेहतर रिसोर्स और कम से कम रिसोर्स में बढ़िया परिणाम लाए। बिल्कुल सही। देखो ये सवाल मैंने किस किस का है मुझे ये तो बताओ, मतलब ऐसा ना लगे कि बस खाली बोले जा रहा है। मतलब मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करो ना, सबसे पहले समस्या यह आता है इस शहर में रह के कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि दिल्ली में कोई छात्र जो रह रहा है वो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ रहा है, लगता है। बट मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा कि ये जो एनसीईआरटी लिखी है इसको सही ढंग से आप पढ़ना सीख गए तो वो जो कहते हैं कि स्कूल में किए गए सारे पाप धुल जाएंगे। समझ में आएगा? आप किसी न किसी कोई भी टॉपर की जब बात सुनी होगी तो उन्होंने एक बात कॉमन कही होगी कि भाई मैंने अपने बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी की, ठीक है। अब हमने सुन लिया, अब बोलेंगे कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं वैसे बताओ मुझे। 6 to 12। ये अभी नया इनिशिएटिव मैंने भी ऐसा शुरू किया था कि मैंने 6वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ ली, मजा आ गया। कुछ समझ नहीं आया कि मजा आ गया, क्योंकि भाई आपने शायद होना मैं ग्रेजुएट कैसे हो गया तो आपको अच्छा लगेगा कि 6th की पढ़ी आपने, 7th की पढ़ी, 8th की पढ़ी। आप सोचो कि जो ज्वालामुखी 7वीं में है, 9वीं में है, फिर 11वीं में है, 3 बार पढ़ के करोगे। एक बार आज इस सेमिनार से लर्निंग लेके जाना और एनसीईआरटी को एक काम करना, आप एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज पढ़ने का भी प्रयास करो, क्योंकि समय इतना नहीं होता है हमारे पास। और बहुत प्रैक्टिकल बात है कि सर बच्चे शुरू तो कर देंगे एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन 9, 10 तक पहुंचते पहुंचते 6th के कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाते हैं, कॉन्फिडेंस हिल जाता है अंदर से। और ये बात सत्य में बता रहा हूँ, कई बार कुछ बता नहीं पाते हैं सामने किसी को। इसलिए आपको एक टॉपिक उठाओ और मेरे नजरिए में एनसीईआरटी पढ़ना है तो टॉपिक से कुछ मत करो। जैसे थोड़ा ज्योग्राफी हिस्ट्री का भी आप लोगे तो सिंधु घाटी यदि आप छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं तो बड़ी को तो फिर से मिलेगा, लेकिन तब तक जाते जाते हम कनेक्टिविटी मिल जाता है। एक बार प्रयास करना, एनसीईआरटी को आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करो। ये बहुत मतलब बेसिक लर्निंग और कई बार आप देखना कोई नहीं बता पाता है। इसका प्रूफ है, आपको लगे तो एक बार एनसीईआरटी में क्लासेस देखो उसमें टॉपिक वाइज यू विल रियलाइज कि क्यों परेशान हो रहे थे यार 6वीं से 12वीं में। एक टॉपिक उठाओ 7th का 9th का 12th तक सब पढ़ो। तो आप ये जरूर करें, समय नहीं है सबको मिले यार अपने से, उस समय को कम समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, सब चीजों पे ध्यान दें। अब सर मैंने तो एनसीईआरटी की बात की और कुछ रिसोर्सेज को लेकर भी सर चर्चा करने वाले हैं, वो काफी बेहतर इंसाइट है। देखिए सर ने सबसे बड़ी बात बताई कि एनसीईआरटी को अगर आप क्लास वाइज पढ़ेंगे तो हो सकता है मोक्ष मिलेगा लेकिन सफलता नहीं। लेकिन अगर टॉपिक वाइज पढ़ लिया तो सिलेबस तो कवर हो जाएगा। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि हर चीज हर विषय की किताब या हर एक नोट्स पढ़ना नहीं जरूरी है। पहले शिक्षक को चुन लें। जैसे सर ने आपने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया तो आप पहले ज्योग्राफी सर से शुरू करें। जब आपको लगे कि सर ने आप कंप्लीट कर दिया, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक बार देखिए और अब या तो कोई एनसीईआरटी या कोई स्टैंडर्ड बुक अगर आपको आवश्यकता होती है तो पढ़ें। जबरदस्ती कई बच्चों की सर मैं पढ़ने को जाता हूं तो वो ऐसे दिखाते हैं ये मेरी पॉलिटी के नोट्स है, ये मेरी हिस्ट्री के नोट्स है, और मैंने कहा इसका करोगे क्या सर? अगर कुछ नहीं हुआ तो इसी रद्दी को बेचकर घर का किराया निकाल दो। तो ज्यादा जरूरी है कम से कम चीज रखिए और जरूरत हो तो पढ़िए। अगर सर ने कंप्लीट करा आपको लग रहा है बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व है, रुक जाइए अब अगला विषय, क्योंकि हमें हर परीक्षा में केवल एक ही विषय नहीं पढ़ना है, कई विषयों को पढ़ना। पर सर केवल प्रॉब्लम नोट्स की थोड़ी है, केवल प्रॉब्लम रिसोर्स की थोड़ी है। एक बहुत बड़ी समस्या है मेरे हिंदी मीडियम के छात्रों की सर करंट अफेयर्स। सही बात है, क्योंकि सर बोले
द इंडियन एक्सप्रेस समझ नहीं आता, लेकिन इसको समझ में आ रहा है। सही है ना? आवाज नहीं आ रही मुझे लग रहा है। हाँ, तो अब सुन लो यार। पहले तो मैं चाहूंगा कि जो नारी शक्ति इसका आवाज क्यों लगा है, एक बार तो एक बड़ा सवाल सर ने खड़ा किया करंट अफेयर का। बड़ा सवाल करंट अफेयर से ही एक और बड़ा सवाल है कि सर करंट अफेयर क्या? बिल्कुल सीमा हैदर की अंजू वाला करंट अफेयर। तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारे परीक्षा की जरूरत क्या है। हमें देखना होगा, समझना होगा कि हमारे लिए कौन सा करंट अफेयर जरूरी है। मैं ये जानता हूँ कई सारे लोग न्यूज़पेपर खास करके अंग्रेजी को बहुत लोगों ने बोला होगा, द हिंदू पढ़ते हैं, द हिंदू खोलते हैं कुछ लोग तो केवल फोटो देखते हैं और बाद में पता चलता है कि अंत में कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर के लिए यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी हिंदी का अखबार पढ़ लीजिए, लेकिन जो मंथली मैगजीन आती है, जैसे अनिकेडमी ने मृणाल सर की देखरेख में एक आर्टिकुलेट मैगजीन बनाई है, आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं। अंत में महीने में 4 संडे होते हैं, आप 4 संडे में उस मैगजीन को थोड़ा डेडिकेट कर दीजिए, आप पाएंगे कि आपका करंट अफेयर बहुत बढ़िया होगा। और सबसे बड़ी बात, करंट अफेयर उतना ही तैयार करना जितना कि रिवाइज हो सके, नहीं तो पता चल रहा है कि उसकी अलग से पोथी तैयार की तो उसका दोहराव नहीं होगा। 30 से 40 करोड़ लोग भारत में अखबार पढ़ते हैं, वे सब आईएएस नहीं बन सकते। जो व्यक्ति करंट अफेयर कई बार रिवाइज करेगा सफलता वही ले जाएगा सर। बिल्कुल। एक आखिरी बस मैं कहूँगा, एक गलती मतलब मुझे ऐसी लगती है कि करंट अफेयर्स को कई बार हम एक सब्जेक्ट मान लेते हैं। ये जो पीछे कुछ इमेज दिख रहे हो इसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कुछ को अभी, कहाँ जाता है ये इंटरेस्ट? कहाँ जाता है जब न्यूज़पेपर पढ़ना हो? सिलेबस पे टाइम कहाँ जाता है? हाँ, तो ये ऊर्जा को संभालना, ठीक है? एक उदाहरण देता हूँ। एक हमारे परम मित्र हैं, तो अच्छा वो सब घर की कहानी, कभी देखा होगा अपने घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं कितने इंटरेस्ट से पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, पूरा ऐड भी पढ़ जाएंगे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक मित्र है तो उनके दादाजी मैं तो छोटा था, मैं देखा करता था, बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे इमोशंस के साथ कि 2 बाइक सवार अत्यधिक बाढ़ की चपेट में आके कोरिया पर गिर पड़े है मेरी जगह। मैं सोचता हूँ आज सबको क्या जरूरत है इसकी? तो एक सीखने वाली बात है कि यहाँ इंटरेस्ट नहीं है ना, देखो आपके अंदर ऊर्जा है, सब कुछ है, सब करना है, सारी चीजें, दिशा वही भटके। तो समस्या ये है कि एक बार इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट आपको किसी भी चीज से मोटिवेशन से आ रहा है कि मुझे एक अच्छी जगह पहुंचना है, मुझे पैसा कमाना, जो भी हो यार करो, पर इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। तो इस बात को ध्यान रखना। और हिंदी मीडियम के स्पेशली लर्नर्स मैगजीन से भी नहीं पढ़ पाओ, यूट्यूब जैसा इतना बड़ा संसाधन है, चंद्रमौली सर का जो करंट अफेयर्स बाइलिंगुअल में आता है, शिक्षक से पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ी पेपर से ही मुझे करंट अफेयर्स मिले, ये जरूर ध्यान रखना। तीसरी बात सर मुझे ऐसी लगती है कि करंट अफेयर्स और रिसोर्स से काम नहीं होने वाला, और कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं सर। क्या लगता है आपको, मतलब क्या और समस्या ऐसी होगी? जी से तो बिल्कुल है, पर मुझे लगता है कि उससे भी एक बड़ी समस्या है बिल्कुल, जो नोट्स बनाने वाली होती है कि नोट्स कैसे बनाना। नोट्स के लिए सर विद्यार्थी बड़े शॉर्ट नोट्स बनाए, बड़े नोट्स बनाए, या फिर जैसे आपने रखा है कि ऐसे नोट बनाऊंगा ये एनसीईआरटी भी शर्मा जाती। बिल्कुल सर, मतलब आप, मैं कह रहा था शुरू में भी, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, आज हम सवाल ऐसे लाए हैं कि आपको हमेशा मदद करेंगे उसके सलूशन। एक सबसे बड़ी समस्या नोट्स। सर मुझे लगता है कि नोट्स बनाने से पहले नोट्स क्यों बनाया जाता है इसकी
फिलोसफी समझनी है। कल का उदाहरण देता हूँ मैं, कल शाम को यहाँ आया था तो मैं देख रहा हूँ कि टीम पूरी सेमिनार की तैयारी कर रही है, चर्चाएं हो रही है, लेकिन एक चीज कॉमन थी उनमें, वो हर चीज नोट डाउन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे क्या होने वाला है नहीं पता। बिल्कुल। आप इमेजिन करो एग्जाम के 15 दिन पहले की स्थिति, कोशिश करो एक बार सोचो, इतने रिसोर्सेज कभी रिवाइज कर पाओगे एक साथ आप? बिल्कुल नहीं होगा। और आप यदि कर पा रहे हैं तो आप महान हैं। नहीं होता है। प्रैक्टिकली सोचो 20 किताबें कैसे करोगे? तो सबसे पहले ध्यान से सोचें कि यदि आपको लगता है कि नोट्स की जरूरत है तो सबसे पहले जरूरी पता होना चाहिए। अब रही बात बनाए कैसे, ऐसी बात तो हम लोग कर जाते हैं कि नोट्स बनाए कैसे। तो बनाने का एकमात्र जो सही तरीका वो ये है कि कोशिश, मेरे से एक बात सीखना होगा, बस ये मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ, तो सत्य वही होगा कि नोट्स थोड़े छोटे ही बनाना। कई बार एनसीईआरटी 40 पेज की हो जाती है और हमारे नोट्स 60 पेज के हो जाते हैं। दुनिया भर के हाइलाइटर यूज करती है, कैस्पियन सी दिखना बंद हो गया, वेक्टर सी पूरा हाईलाइट कर दिया, वाइट कलर का हाईलाइटर लगा दिया। सर उसको हाइलाइटर पे हाइलाइटर लगा रहे हैं, वाइट कलर लगा रहे हैं। मतलब एक पैराग्राफ को रीड करो, जनरली जैसे कोई शिक्षक से पढ़ाना होगा तो एक पैराग्राफ आप पढ़िए, नहीं समझ आया दूसरी बार पढ़िए, लेकिन दूसरी बार में कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकालो जिससे वो आज से 2 साल बाद भी आपसे कोई पैराग्राफ पूछ ले तो वो कीवर्ड्स की मदद से आपको पूरा पैराग्राफ याद है। सिर्फ काम की बात नहीं, किसी से दुश्मनी प्यार में हो जाता है तो काम की चीजें हमेशा याद रहती हैं उस पैराग्राफ से निकालना, और वो नोट्स में लिखो। हमेशा नोट्स छोटे बने, और आप यदि सजाने में लग गए, रंगोली बनाने में लग गए, मैं बता रहा हूँ बहुत दुखी हो जाओगे नोट्स। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, बाकी सब और पढ़ने। मैं नोट्स के मामले में एक चीज कहूंगा कि कई स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं सर नोट्स कैसे बनाएं, या नोट्स बनाते समय हम लोग पहले दिन अच्छे नोट्स नहीं बना पाते। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि अगर आज मैं अपने पहले दिन के नोट्स बनाऊं तो शायद मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा बकवास नोट्स मैंने पृथ्वी पर ना देखे, क्योंकि पहले दिन हो सकता है कि मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा लेकिन मैं लिखते ही चला गया। तो आप नोट्स दिन प्रतिदिन सीखेंगे। पहले दिन आप हो सकता है डिटेल में लिख रहे हैं, फिर आप थोड़ा शॉर्ट लिखना शुरू करेंगे, तो 15 से 20 दिन आप जैसा बना सकते बनाते चलिए। एक टाइम के बाद आपके नोट्स बनाने में खूबसूरती भी आ जाएगी, जो संक्षिप्तीकरण है जिसे हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं वो भी आएगा, लेकिन थोड़े पेशेंस के साथ आप इसको चलने दीजिए। कई लोगों को शुरुआत अच्छी करते हैं, 10 दिन बाद लगता है सर ये तो बकवास है, मैं तो नोट्स खरीद लूंगा, किताब खरीद लूंगा। लेकिन याद रखिएगा, चयन में सबसे ज्यादा योगदान यदि किसी चीज का है तो वो आपके नोट्स है। अगर कोई विद्यार्थी यूपीएससी का सिलेबस 15 दिन में रिवाइज कर सकता है तो ये उसकी क्षमताएं नहीं, उसके नोट्स की काबिलियत है। तो सर नोट्स तो हो गया, लेकिन ये जो सवाल है आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट का, ये जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत अद्भुत सा चित्र है। पहले पढ़ लूं, प्रैक्टिस तो एग्जाम के बाद कर लूंगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होता है उसमें सबसे बड़ा रोल इसी को। आपने कई बार एक स्टेटमेंट सुना होगा कि यार तैयारी तो मेंस के साथ की जाती है, पहले उसकी तैयारी करनी है। तो वो मेंस की तैयारी का सेंस है आंसर राइटिंग। आप मेरी एक बात से सब लोग सहमत होंगे, सर समस्या आंसर राइटिंग की नहीं है, उस डर की है। सबसे पहला डर, कभी कलम उठा के आप लिखेंगे, सही कह रहा हूं मैं, पहली बार लिखते ही होता, हिम्मत नहीं होती। अब क्यों नहीं हिम्मत होती? कौन चेक करेगा मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं? सही बात है। तो इस चीज की जो दुख है वो ये है कि सबसे पहले खुद में कॉन्फिडेंस लाना। तो सीधी बात है, यहाँ यदि खाली रहेगा ना तो लिख नहीं। तो जो कई बार हम देख लेते हैं, मैंने बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सारी की, पहले दिन से आंसर राइटिंग ना करें। मेरे हिसाब से आप लोगों को आंसर राइटिंग थोड़ा रुको, सब्जेक्ट को समझो। आंसर लिखना और बेहतर आंसर लिखना दोनों के रिफ्लेक्शन अलग होते हैं। एक काम खत्म नहीं करना है। ज्योग्राफी को नहीं समझोगे, एनवायरनमेंट को नहीं समझोगे तो कभी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का कभी आंसर लिख ही नहीं पाओगे।
तो पहले दिन से सर मेरे हिसाब से तो रहता है कि मैं लिखूं वो ना करें। थोड़ा सिलेबस के क्वेश्चंस को देखो, एक बार में कभी नहीं समझ आएगा, 2-3 बार क्वेश्चंस पढ़ो, फिर रियलाइज करो कि यार हिमालय से तो हर बार सवाल आता है, फिर देखो कि यार लैंडस्लाइड भूस्खलन से तो सवाल आता है, फिर देखो कि यार बार-बार चक्रवात से संबंधित तो क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो, इनसे समस्या ये जो चीजें हैं इनको निकालना, मतलब पहले एनालिसिस करना पड़ेगा और जल्दबाजी मत करो, अच्छी जगह पर पहुंचो। ठीक है, कुछ चीजें और भी बताना पड़ेगा। देखो वैसे मैं कहूंगा कि संजय जो बातें बताई बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बात है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। पेशेंस का मतलब 3 चरण है। पहले हम उस कंसेप्ट को समझते हैं, कंसेप्ट को समझने के बाद दूसरा चरण होता है उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तीसरा स्टेप होता है रिवीजन करते हैं और फिर जाकर आप आंसर राइटिंग करने की क्षमता रखते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक महिला का उदाहरण लेते हैं हम जो दुल्हन के वेश में है और वही महिला विधवा के वेश में है। महिला समान है, श्रृंगार सब कुछ प्रदर्शित कर रहा है। आंसर राइटिंग भी कुछ ऐसी ही है, जो व्यक्ति जितना बढ़िया श्रृंगार कर लेगा उसके नंबर उतने ज्यादा होंगे। इसलिए आपको श्रृंगार करने से पहले सीखना होगा क्या चीज जरूरी है, कहां कौन सी चीज डालनी है, कहां पर किस चीज की जरूरत है। अगर ये चीज नहीं है तो आपका आंसर एक जनरल आंसर ही है। इसलिए सर मैं तो कहूंगा कि आंसर राइटिंग में जो आपने कहा थोड़ा रुक कर करेगा तो ज्यादा बेहतर आपका। बिल्कुल, मतलब चीजें थोड़ी सी पता हो। ठीक है सर, बहुत इसमें बातें कही हैं, अभी कुछ एक समस्या और जो है रह गई। सर बच्चों से पूछे कि और कौन सी दिक्कत रह गई है। ऑप्शनल चलो ऑप्शनल की बात करते हैं। वैसे बहुत बड़ा प्लान है ऑप्शनल के सेक्शन के लिए। हाँ बिल्कुल, और भी सारे विवेक सर हैं, चंद्रमौली सर हैं, वो भी चर्चा करेंगे। तो एक आखिरी सवाल के सर सबसे बड़ी जो टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी चर्चा है सर, हम चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट के साथ रिवीजन। अगर रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट दोनों मैच हो जाए तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो भैया अगर होगा गजनी के जैसा कि हर 15 मिनट में वो भूल जा रहा है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था कि कोई वो भी कार्यक्रम में लगा हुआ। तो सर इसका एक ही सत्य है, मुझे लगता है कि रिवीजन में सबसे बड़ी जो कमी आती है वो सिर्फ इसका कनेक्शन नोट्स से। आज आपको बढ़िया नोट्स दे दूं, शॉर्ट नोट्स बना के और कहीं भी इतना ही पढ़ना है और वो आपको समझ में भी आ रहा है, आप कभी भी नहीं हटोगे रिवीजन। तो आप जब भी पढ़ाई करो आपके नोट्स सही है तो रिवीजन में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा खुद पे भरोसा रखो। और एक तरीका और, स्पेशली यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या ऐसे एग्जाम जहां चीजों को बहुत याद भी करना पड़ जाता है करके, एक स्ट्रेटजी चल रही है अनअकैडमी का आजकल बहुत फेमस, को बताएगा किसी को पता है? ब्लैंक पेज स्ट्रेटजी सुना है किसी ने इसके बारे में? यस सर। सुनना ये बहुत काम की चीज है। वो कहते हैं ना कि जीवन में किसी के कोई एक घटना ऐसी हो जाती है जिससे चीजें बहुत बदल जाती है, हो सकता है ये हो जाएगा। ब्लैंक पेज वो है कि किसी भी शिक्षक ने आपको आज कुछ भी पढ़ा दिया, शाम को सोने से पहले ब्लैंक पेज में मैं उसे लिख पा रहा हूँ कि अपना सच खुद को बताना चाहिए। समझ आएगा? तो ये कोशिश करें कि कुछ भी पढ़ा रहा हूँ सर ने, मुझे ब्लैंक पेज पे एक बार लिख के देख लेना है। वो डर एक बार हट गया, क्योंकि आप देखना कई बार मन कहता है अरे यार सर ने इतना पढ़ा, 2 घंटे में क्लास में बैठा, लिख पे पाऊंगा कि देखिए प्रयास नहीं किया, मेहनत तो मैं बैठा हूँ 2 घंटे बैठा हूँ, पर तरीका आप एक बार ब्लैंक पेज पे लिखने की कोशिश करो। वो जो हिम्मत मिलेगी ना आपको वहां से, भाई साहब 2 घंटा पूरा मुझे याद है, उसकी तो बात ही नहीं। तो इस बात को ध्यान रखें जब भी आप नोट्स बनाएं, थोड़ा सा जो है इस तरह से ध्यान रखें कि मुझे रिवीजन, तो रिवीजन आप ब्लैंक पेज पे करें। सर ने जो कही बात उसमें एक बड़ी चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे कराटे या कोई भी चीज जब सीखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि सामने वाले की 100 करतब से मुझे डर नहीं है, मुझे डर है उसकी उस एक करतब से जिसे उसने 100 बार किया है। कई बार विद्यार्थी रिसोर्स इतनी जमा कर लेते हैं कि वह दोहरा नहीं पाते। कोई भी एग्जाम दी जाए
कमरे में जितना मटेरियल इस समय पड़ा है, इस समय अगर वो सारा आपको याद है ना, तो किसी एग्जामिनर की औकात नहीं कि आपको फेल करके दिखा दे। तो ज्यादा जरूरी है दोहराव, जितना ज्यादा रिपीटेशन करोगे, जितना दोहराओगे। और इस बार का जैसे यूपीएससी ने बदलाव किया, सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है दोहराव। जितना रिपीट होगा उतना दिमाग और भी बेटर होगा। और एक अंतिम रूप में टाइम मैनेजमेंट पर हम चर्चा करेंगे और फिर आप लोगों का जो हमने समय लिया, मुझे उम्मीद है कि वो चीजें जो आप हमें दे रहे हैं उतनी चीजें आप तक पहुंच पाए। एक अंतिम रूप में सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, टाइम मैनेजमेंट पर आप क्या चाहेंगे कि विद्यार्थी किस तरीके से आगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट एग्जाम से रिलेटेड तो नहीं, मतलब जीवन में हर जगह काम आता है। बिल्कुल। आज मैं पढ़ाने बैठा हूँ, सुबह उठने के बाद मेरा दिन मुझे क्लियर नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ मुझे ऐसे निकल जाए। फिर हम कहाँ ढूंढते हैं? मेरा मोटिवेशन ढूंढते हैं कि कोई आएगा और मुझे मोटिवेट करके चला जाएगा, यही होगा। पर हम भूल जाते हैं कि सुबह उठने के बाद आप कभी भी उठ रहे हो सकता है, किसी का सोने का टाइम रात में पढ़ने की स्थिति, नाइट आउट हो गए, कई बार हमारी बात करें कि रात भर बैठे। पर जब भी करो आप एक थ्योरी अपना लो कि मेरा अगला 1 घंटा कैसे होगा, सही होना चाहिए, वो प्लान होना चाहिए। या जिला संभालने वाले हो आप आगे जाके एक अच्छी पोस्ट पे जाने वाले हो, आपके सिग्नेचर से चीजें बदलने वाली हैं। आप अपने टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। सबकी परवरिश अलग हुई है, सबकी मानसिक स्थिति अलग है। अपने आप को समझो और चीजों को थोड़ा सा टाइम मैनेज करना सीखो। कोई नहीं आके बताने वाला, मुझे आपकी स्थिति नहीं पता कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो। सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है, कोई 2 घंटे में चीजें पढ़ पा रहा है तो कोई आधे घंटे में साफ पढ़ रहा है। आपको समझना होगा और बस आप एक सीधा काम करो कि अगला 1 घंटा मेरा सबसे बेहतर है। मत करो दिन भर का कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा, एक एक घंटा भी सवालों को करना। आपको पहचानना होगा कि आपके लिए कौन सी काम की चीज है। मतलब कोई भी परीक्षा की तैयारी करो, सच है ये टाइम मैनेजमेंट। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं कि कुछ हम लोग सिखा पाए। सर और अपने कुछ बताएंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। सर मैं पटना है और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज्यादा जरूरी है सर, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा नाम केवल और केवल विषय पर नहीं आया है, इसे अपनी जिंदगी की भावनात्मक संबंधों को भी तो नियंत्रित करना है। इसे पड़ोसी से भी बात करनी है कि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, उसे भी जवाब देना। सही है। थोड़ा सा भी तो इंस्टाग्राम पे बगैर नींद नहीं आती सर। और शाम को जब तक अपने मित्र या प्रिय मित्र से बात ना हो, ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ऐसा सोचिए नहीं कि आप इन सभी चीजों से मुक्ति पा लेंगे, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर हमें इन सवालों से गुजरना है। तो ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि आप एक फिक्स ड्यूरेशन पकड़ लीजिए। देखो भाई मैं अपनी जिंदगी में 24 घंटे के 3 हिस्से बना देता हूँ। 8 घंटे मेरे सोने के हैं, 8 घंटे जिंदगी के बाकी कर्तव्यों के हैं, क्योंकि पिता और माता हमारे जिस बैकग्राउंड से आते हैं वे ऐसे नहीं है जो कहेंगे कि जाओ बेटा तुम केवल अपनी जिंदगी का आनंद लो, मैं सब देख लूंगा। वो कहेंगे देखो पढ़ना हो तो पढ़ो, पर तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। तो हमें अपने 8 घंटे उन्हें समर्पित करने हैं। लेकिन अभी जिंदगी में मेरे 8 घंटे बचे, ये वो 8 घंटे हैं जिसे मैं अपनी तरीके से यूज करूंगा। ये वो 8 घंटे जिससे मैं अपना भविष्य बदलूंगा। ये वो 8 घंटे हैं जिससे मैं अपने आने वाले कल को आज की तुलना में बेहतर करके दिखाऊंगा। और इसीलिए मुझे वो 8 घंटे सबसे बेहतर मिला है। इसमें आपको तय करना है कि कितने घंटे, 2 घंटे आप काम पढ़ सकते हैं, 2 घंटे आप कौन सा विषय पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर कितना पढ़ सकते हैं। आप उन 8 घंटों को कितना बेहतर कर रहे हैं, यही आपका आने वाला कल तय करने वाला है। इसलिए आज तय करिए कि 8 घंटे मेरे कैसे गुजरने वाले हैं। समय प्रबंधन में मैं कहूंगा केवल आप अपनी जिंदगी के 8 घंटे दीजिए। मैं स्टेज से दावा करता हूं मात्र 365 दिन के बाद ये दुनिया तुम्हारी कुछ और होगी जो भले आज ना हो। इनको मेहनत करना नहीं सिखाना है। बिल्कुल सर। तो अब हम हमारे अंतिम चरण में हम लोगों का बस ये मकसद ये था कि हम आपको कुछ इस तरह का गाइडेंस देगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपसे
आने वाला ये जो प्रोग्राम है, और मोटिवेशन की क्या बात करें, जहाँ आवाज हो जाए सब तो मैंने कहा जो चीज हम करने नहीं आए हैं, एक मेहनत का मैं आपको कोई पार्ट नहीं पढ़ा सकता, न सर पढ़ा सकते हैं, न मोटिवेशन सर है, हम सिर्फ आपका दिखाने हैं आपको एक। तो अंतिम बात एक बात ये कहूँगा कि स्टेज से, इस माध्यम से कुछ छात्र लोग नहीं भी आ पाए हैं, या इसको कभी भी कहीं भी आप सेमिनार में देखेंगे, मैं वादा करके जा रहा हूँ, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में आप मुझसे कहीं भी पहुंच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं, फ्री क्लासेस, प्लस क्लासेस, जहां जैसे मदद मिलेगी, जहां आपको जैसी मदद चाहिए मैं तैयार हूं। सर मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा। सर का मैंने मैपिंग का क्लास देखा था, एक अद्भुत सी बात मैंने जो देखी और मैंने सीखा उनसे उसी दिन, कि जब वो पहले दिन मैपिंग बता रहे थे तो बच्चे को ये मैप का कुछ नहीं दिखाया, बोले कुछ मत रखो दिमाग में, 7 डब्बे बना के लाओ है, और उन 7 डब्बों के बेसिस पर पूरे महाद्वीप और महासागर बताए। सर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो जीरो से भी बच्चे को हीरो बनाने की ताकत रखते हैं। क्या है जो हमें ऊर्जा देगा, आज तो पता नहीं कितनी ऊर्जा लेकर आने वालों को है ये तो है। और ये व्यक्तित्व भी ऐसे है जो आपके लिए हमेशा खड़े हैं। और जैसा कि सीसेट का उदाहरण मिला, काफी बच्चे परेशान थे, मैंने सबसे पहले कोई शिक्षक को देखा भी रहा, ठीक है, तो ये हमेशा आपके साथ है। प्रीलिम्स का एनालिसिस का सीसेट का पूरे YouTube पे सबसे पहले इन्होंने किया। धन्यवाद। तो मैंने इनसे सीखा भाई, चीजें आना सबसे पहले करना, तो सीखो, बहुत कुछ है जीवन में सीखने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका, हमें सुना, बहुत धन्यवाद। आप हमसे किसी भी प्रकार से जुड़े, वाली कक्षाएं, प्लस वाली, ऑफलाइन, जैसे भी आप हमसे लाभान्वित होना चाहते हैं, बस एक ही मकसद है, आप अपनी जिंदगी में सच में बेहतर करके दिखा दें। इसी शुभकामनाओं के साथ हम मिलाएंगे। सर यार गजब की ऊर्जा देखी जीवन में मैंने देखी है। मतलब ये 8 साल का अनुभव है, 8वां 9वां सेमिनार हुआ, मतलब कुछ कोई तोड़ नहीं है, थोड़ा सा यही से सारी चीजें सुनते चलिए, और बाकी मुलाकात हमारी होती रहेगी। ये शुरुआत जो उत्साह आपका देखना है ना, अवध सर ने कहा है बहुत जल्दी हम पुनः मिलेंगे इससे भी बड़े कार्यक्रम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने वाकई में एकदम सरलता से सारी बातों को समझाया, जो किसी भी विद्यार्थी को पता होना चाहिए। सर आप लोग से मेरा बस एक सवाल है दोनों से। अभी तक मधुकर सर आप पिछले 4 साल से अकेडमी के माध्यम से यूट्यूब चैनल है, आप रेगुलर वीडियो देते हैं कि आपने सीधी बात अपना बकवास करके सीरीज भी कर रहे हैं। सर 4 साल के मेरा जहाँ तक अनुभव में जो जितने घंटे आप पढ़ाते हैं मेरे छात्रों के लिए, लगभग आप शायद 2000 वीडियो का वीडियो डाल चुके हैं। सर आगे आपका क्या प्लान है बच्चे को और क्या बेहतर मिलने वाला है? अब सेम क्वेश्चन मेरे सुदर्शन सर अभी समय हम 2 बड़ी चीजें करने पर प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार रिवीजन क्लास की एक नई शुरुआत की थी कि 4 घंटे 5 घंटे में 12-15 घंटे में एक विषय कैसे रिवाइज करें। अब उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये कार्यक्रम पूरा ऑफलाइन में लेकर आ रहा हूँ सर, कि स्टूडेंट से ऐसे फेस टू फेस। मैं चाहता हूँ एक बार अकेडमी मौका दे ऐसी भीड़ के साथ एक 12 घंटे की क्लास लेने का। तो बस आप प्लान करिए, मैं तैयार हूँ। बिल्कुल ये है सही मैराथन। ये होगा असली मैराथन। नहीं ये तो सही मान करना जी सर, 12 घंटे पढ़ना। देखो मतलब जनरली अभी तक मैं आपको सच बताऊं तो मुझे लर्नर्स नहीं बताया कि हमें ये करना, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल करंट सिचुएशन में 4-5 दिन पहले से शुरू किया एनसीईआरटी का, जो अभी नाम से कहा था टॉपिक वाइज, तो कहीं नहीं मिलेगी, आपको एक बार ट्राई करना उसको देखने का। और मेरा एक ही काम है, प्लानिंग ऐसी करो कि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, बायोडायवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ भी आप उठा के करना, जितनी ये लिस्ट थी उससे हटके मैंने मैपिंग पे कर दी हर चीज से। एक बार आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, एक बार स्वाद लेके देखना राष्ट्रीय उद्यान का, नदियों के साथ मिलेगा।
हमेशा आता रहेगा और हर बार कुछ ना कुछ मैं आप लोगों ने नया लाता रहता हूँ, बेफिक्र रहिए आप। किसी भी स्थिति में किसी भी फेज में हो अपनी परीक्षा के, एक बार आप पढ़ के देखिए, कलयुग में मोक्ष दिलाने की गारंटी